किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर उसका वेतन 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे तो ये दो उत्तरोत्तर परिवर्तन है, बढ़ा घटा, घटा बढ़ा, बढ़ा बढ़ा, घटा घटा। ऐसा जब भी लिखे किसी संख्या के अंदर, एक संख्या है उसको बढ़ाया बढ़ाया, घटाया घटाया, बढ़ाया घटाया, घटाया बढ़ाया, कुछ भी ऐसा लिखे, तो हमारे को एक डायरेक्ट मेथड पता होता है कि उसमें अगर कुल परिवर्तन निकालना होता है तो सबसे सिंपल मेथड ये होता है जिसमें गणना कम होती है। देखो सिंपल से मतलब है कि गणना कम होना, ठीक है ना। ये तो ये आप एज ए ट्रिक याद रखो, और आप ट्रिक की तरह याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो यही पूछ लेते हैं डायरेक्ट, क्या पहले A% बढ़ाया फिर B% बढ़ाया, पहले तो आपने A% बढ़ाया फिर B% बढ़ाया, तो कुल कितनी वृद्धि होगी? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा ना। तो जब यही सवाल ही पूछ लेते हैं आजकल बना के, तो फिर आपको इसको याद भी करना चाहिए, ठीक है सर। जो प्लस बढ़ाया वो प्लस में लिखोगे, जो घटाया उसको माइनस में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ तो लिख देता हूँ प्लस का 50 माइनस का 54, ठीक है, प्लस 50 गुणा माइनस 54 बटा 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से कट गया 27 बार, इसमें से गया तो माइनस का 4 आ गया, और यहाँ है माइनस का 27, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस 27 से क्या आ गया -31, और -31 किसको बताता है? -31% की कमी को बताता है। जब आप ये मेथड लगाते हो ना, इसमें अगर आपका उत्तर प्लस में आता है ना तो वृद्धि होती है, माइनस में आता है तो कमी आती है, मतलब अपने आप पता चल जाएगा कि कमी हुई या वृद्धि हुई। समझ गए? बिल्कुल सर। अब चूंकि ये सवाल एक सरल सवाल है, और इस प्रश्न को आप 100 से भी कर सकते हो, तो 100 से भी करके देख लो आप। 100 से कैसे करते हैं तो ध्यान से देखो। माना कि प्रारंभिक राशि 100 थी, ठीक है, आपने 50% बढ़ाई, तो 100 का 50% 50 हुई, तो 50 की वृद्धि हो गई। अब ये राशि कितनी हो गई? 150 हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 150 का 54% कम करना है। 150 हो गई है ना, 150 का क्या करना है? अब आपको 54% कम करना है। तो 150 का 54% निकालो। 150 का 54% होगा 27 गुना 54, 27 थी 81। अब मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल गया अभी बताऊंगा आपको। 81 की कमी। अब आपको घटा के देखने की जरूरत नहीं है, आप इन पे डायरेक्ट काम कर लो, इन दोनों पे ही काम कर लो। पहले आपने 50 बढ़ाया था और फिर आपने 81 घटाया था, क्योंकि ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा आपको डायरेक्ट उत्तर दे देगा। 50 तो बढ़ाया और 81 घटाया, तो कुल मिला के क्या हुआ? 31 की कमी हुई। तो 31% की कमी क्या है? आपके सवाल का जवाब है, जो आपने यहाँ पर निकाला था, जो आपने 100 वाले मेथड से भी निकाला। क्या सर आपने 100 वाले मेथड में ये 150 का 54% कैसे डायरेक्ट निकाला? तो इसको भी ध्यान से समझ लो। यहाँ लिखा है 150 का 54%, है ना। अगर आप मन में सोचो, यहाँ बीच में गुणा है, देखो अप्रोच है, बाकी आप 150 इंटू 54/100 लिख लो, काट लो और आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन में करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए आपकी एक अप्रोच को चेक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है आपने अप्रोच को। देखो बीच में गुणा लिखा है तो आप संख्याओं को इधर उधर लिख लो। 3 गुणा 4 लिखा है, मैंने तो 4 गुणा 3 लिख दिया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने मन में सोचा कि 150 का 54 की जगह 54 का 150% निकाल लूँ। मैं इसको तो इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो मैंने मन में सोच लिया मैं अगर 54 का 150% निकाल लूँ तो मेरे मन में आया कि 150% तो 1.5 गुना होता है। क्या होता है? 1.5 गुना। 1.5 गुना, ये लो, ये 1.5 गुना होता है सर। अब 54 का अगर मुझे 1.5 गुना निकालना, ध्यान से सुन लो, 54 का 1 गुना तो 54 ही होगा, बिल्कुल सर, ठीक है, और इसका आधा गुना 27 होगा। इसलिए मैंने क्या किया, 27 थी 81 कर दिया, सीधा ऐसे बोला भी मैंने इस 54 को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया। मुझे पता था इसका 1.5 गुना करना है, तो इसका आधा 27 है, और 27 ही है, तो 27 27 27 81 ऐसे। बाकी आप चाहें तो अपने बेसिक तरीके से कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि परीक्षा में गणना में कम समय लगे, तो कुछ अप्रोच आपको जनरेट करनी है, ठीक है। चलिए, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ा, उसके बाद 44% कम हो गया। कैसे? मैं तो 100 से करूंगा, तो 100 से कर लो भैया, लो, सब मेथड है आपके पास में। पहले क्या हो गया सर? पहले 50% बढ़ गया, तो ठीक है भाई 50% बढ़ा दो, तो 100 का 50% बढ़ाए तो कितना हो गया? 50 ही हो गया। 100 का 50%, तो ये 150 हो गया टोटल, ठीक है। 150 का 44%। अब देखो वही वाली बात है जो भी आपको सिखाई थी, 150 का 44%। इस बार बेसिक से कर लेते, लो, 150 का 44% मतलब 44/100, काटा तो 50 से 2 बार, 50 से 3 बार, ये इसे कटेगा 22 बार, 22 थी क्या? 66। अब 66 की कमी कर ली। आप अपना उत्तर यहीं से निकाल लो, इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 50 तो बढ़ाया था, 66 घटाया था, कुल मिला के क्या हो गया? 16% की क्या हो गई? 16% की कमी होगी। ये काम आपको इस सवाल में करना था, ठीक है। चलिए, अब सर एक वो मेथड भी सीख लेते हैं, वो हमने सीखा हुआ, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। a + b + a गुणा b/100। 50 बढ़ाया, 44 घटाया, तो 50 तो प्लस का, 44 माइनस का, ठीक है सर, प्लस 50 गुणा
-44/100, ठीक है बिल्कुल सर। 50 एकम 50, 50 × 100, 2 से कटेगा 22 बार। इसमें से ये जाएगा तो प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस का तो 6 आ गया, माइनस का 22 आ गया, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 16, माइनस का 16 मतलब 16% की कमी। ये कार्य आपको इस सवाल में करना था, इस प्रश्न में आपको ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना था, ठीक है सर। अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वर्दी वाले विकल्प को चुनना चाहिए? क्या सर अधिकतम वर्दी चाहिए, दो ही विकल्प है, दोनों में से एक चुनना है। हर तिमाही के वेतन में 10% की वर्दी और हर साल के वेतन में 40% की वर्दी। देखो हर 3 महीने में 10% बढ़ेगा ना, तो सरल ब्याज की कहानी सोचो आप, आपकी जो दर है ना वो हर 3 महीने में 10% से आपका पैसा बढ़ रहा है, तो 10%, 10%, 10%, 10% जो है वो 40% तो बढ़ना ही है, प्लस उसमें हर 3 महीने से बढ़ने के बाद ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा उचित है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा कोई कहे सर मुझे चेक करके दिखाओ इसे, तो चेक करके दिखा देते हैं क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। वैसे जनरली ये जो आंकड़ा है ना, इस पे सवाल SSC GD में ज़्यादा आते हैं। देखो उत्तर तो पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कैसे, मेरी बात स्पष्ट तौर पे सुन लो सर। अगर जितनी ब्याज की दर यहाँ है उतनी की उतनी ब्याज की दर यहाँ है, सेम है क्या? हाँ, एक साल में 40% है, 3 महीने में कितना है 10%, तो एक साल में 40% होगा, पहली बात तो होगा। लेकिन सर ब्याज पर ब्याज भी जुड़ जाएगा क्योंकि 3-3 महीने से हिसाब कर रहा है, हर 3 महीने में वेतन में वृद्धि हो रही है। कहानी ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब बात को ध्यान से सुनना। देखो अगर ब्याज की दर 10% है और समय 1 साल, और ब्याज की दर 10% है, समय है 1 साल, यहाँ अगर शर्त अर्धवार्षिक है, वैसे तो आप ये बात चक्रवृद्धि ब्याज में सीखोगे लेकिन अपने दिमाग में डाल लो, अगर यहाँ अर्धवार्षिक है तो साल में 2 बार हिसाब होगा, साल में 2 बार ब्याज जुड़ेगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो हमेशा अगर वही टोटल दर वही हो, ठीक है, जैसे यहाँ 40 है, यहाँ भी टोटल 40 है, लेकिन टुकड़ों में जोड़ जोड़ के 3 महीने में ब्याज जोड़ा, फिर 3 महीने में ब्याज जोड़ा, फिर 3 महीने में ब्याज जोड़ा, फिर 3 महीने में ब्याज जोड़ा। हाँ, ये बात अलग है कि GD पिछली बार इस पर बहुत सारे सवाल पूछ चुका है, डायरेक्ट कितने % बढ़ेगा, तो वहाँ तो आपको गणना करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें तो इसने डायरेक्ट पूछा कि कौन बड़ा है, तो ए वाला ऑप्शन जो है आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या है? बड़ा है ना। बी क्या है? छोटा है। दोनों समान नहीं है, वेतन पर निर्भर है। अधिकतम वेतन के लिए भाई वेतन पर निर्भर तो आप यूँ नहीं कह सकते, वेतन तो दोनों में समान इकाई में ही होगा ना, वेतन पर निर्भर वाली बात तो जमी नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सर इसमें कितने % की वृद्धि होगी अगर जानना चाहते हो तो फिर आप कॉन्सेप्ट काम में लीजिए ये, ठीक है, कि माना कि प्रारंभिक राशि 100 है, ठीक है, 10% की वृद्धि तो 110/100, बिल्कुल हर 3 महीने में 10% बढ़ रहा है ना। अब आप यूँ मत करना सर आप समय दुगुना दर चौथाई, क्या कहते हैं ना, समय 4 गुना दर चौथाई, अरे दर चौथाई नहीं, ये कह रहा है 3 महीने में हिसाब होता है और 3 महीने में 10% बढ़ता है, ठीक है ना। तो प्रश्न की भाषा को भी समझना, रटना नहीं है। 100 है गुणा 110/100 है, गुणा 110/100 है, गुणा 110/100 है और गुणा 110/100 है, ठीक है ना। यहाँ गेम क्या है मैं बता देता हूँ पूरा, क्योंकि ये सवाल GD का फेवरेट सवाल है आज की डेट में। सर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो कट गए, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, बिल्कुल। ऊपर क्या बच गया? 11 × 11, 11 × 11। अब गेम क्या बहुत सिंपल सा है कि 11 × 11 होता है 121, 11 × 11 क्या होता है 121, और 11 × 11 क्या होता है 121, और बट्टा में क्या लिखा है 100। अब आपको मैंने कैलकुलेशन सीरीज में ये बात बहुत अच्छे से सिखाई थी कि 100 के ऊपर की संख्याओं 121 का वर्ग करना है या 121 × 121 करना है। 100 के ऊपर की संख्याओं का आप कैसे करते हो, ये मैंने वहाँ बड़े आराम से समझाया था आपको कि 121 जो है 100 से 21 ज़्यादा है, 121 जो है 100 से 21 ज़्यादा है। तो 21 और 21 का गुणा क्या होगा? 441। 441 में से आप क्या लिखोगे? 41 लिखोगे, 4 हासिल में चला जाएगा। अब 121 में आप 21 जोड़ोगे, 88 में तो आपने घटाया था सर, वो 100 - 12 था, ठीक है ना। ये 100 + 21 है, तो 121 में 21 जोड़ो क्या आएगा? 142 आ जाएगा। यहाँ 2 ही संख्या रख सकते हो, पहले पद में 2 ही संख्या आएगी तो 4 इधर कैरी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 146 41। तो ये एक बहुत सिंपल गणना है। सोचो 21 × 21 क्या होगा? 441, और 21 और 21 कितना होगा? 42, 4 इधर लाएंगे 46, 146 41। आप मन में ही बोल सकते हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसे? अगर आपने वर्ग याद किए हुए हैं, जैसे आपको 112 × 112 करना है, तो मैंने बोला 1 2 5 4 4, मैंने क्या किया? 12 × 12 144 कर दिया, 12 और 12 24 कर दिया, 144 से 1 इधर लिया है मैं, तो मैंने 1 2 5, 144 से 1 इधर लिया है ना, तो 12 12 24 1 25 हो गया। अब ये आप कैलकुलेशन सीरीज देख लीजिएगा, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज आपको दे रखी है,
बड़े आराम से सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, तो उसे देखिएगा आप, है ना। वहाँ पर आपको ये ज्ञान मिलेगा बड़े आराम से, 15-20 वीडियो में छोटी छोटी अलग अलग बहुत सारी कैलकुलेशन की चीज़ें उसमें सिखाई है, ठीक है। अब जैसे आपको 116 इंटू 116 करना है तो मन में करो कैसे करोगे, ठीक है। हाँ सर 116 इंटू 116 करना है आपको, तो 2 1 3 4 5 6, 16 और 16 256 हुआ 56 लिख दिया, 2 आगे लिया तो पीछे तो 5 6 आ गया, 16 16 32 हुआ, 2 जोड़ा 34, 134 5 6। तो ये अब आपको थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा, ऐसे एकदम फास्ट में नहीं समझ में आएगा। तो जिनको नहीं आता है और जिन्होंने देख लिया है सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एक उदाहरण देख लो आप भली, 116 इंटू 116 करना है आपको, 116 प्लस 16 है, 116 प्लस 16 है, बिल्कुल 16 और 16 कितना हो गया, 256 हो गया। आप इसमें से क्या रखोगे, यहाँ पे 56 से रखोगे, समझे, बिल्कुल सर, और 2 आगे कैरी कर लोगे। 116 और 16 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया, तो 134, समझे। ये आपका कैलकुलेशन सीरीज। अब सर हमें ये पता चल गया 21 21 441, बिल्कुल 441, 441 का 41 लिख दिया, 4 कैरी कर लिया, 21 21 42 और 4 कितना हो गया, 46, और आगे हमने लगा दिया 1 बट्टा में लिख दिया हमने 100। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 146.41% हो गया, कितना। अब यहाँ से कितना होगा, 140% होगा, और यहाँ से 146.41% होगा। तो जो ज़्यादा है वो कितना है, यहाँ जो ब्याज के रूप में मिल रहा है, या आप कह सकते हो कि धन में वृद्धि कितनी हुई, 100 से 146.41 हो गया, मतलब यहाँ वृद्धि हुई है ना, वो 46.41% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 46.41% की वृद्धि हुई है। और ये जो है ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो सीधा दिखा रहा है कि 40% की वृद्धि हुई है। प्रारंभ में 100 था, बाद में 140 हो गया, और वहाँ 46.41 की वृद्धि हुई। अगर अंतर देखा जाए तो 6.41% का है। बातें तो ये आगे काम आएगी, इस सवाल में तो छोटा सा ही ज्ञान देना था, लेकिन मैंने आपको बता दी ताकि आगे के लिए आप तैयार रहें, ठीक है। चलिए, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार अपने उपभोग में कितने % की कमी कर दे ताकि उसका खर्च नहीं बढ़े। अब ऐसे सवाल को तो देखो भाई आप सिंपल सी अप्रोच के साथ करोगे। अपरिवर्तित वाला सवाल है, बहुत सारी बार बताया है कि चीनी का मूल्य जो है वो बढ़ गया है, उपभोग में कितने % की कमी करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। कितने ही सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके बताए, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात कही थी, आजकल इसकी एक ट्रिक है, वो आजकल नहीं, ट्रिक तो पुरानी है, वो आजकल एग्जाम में पूछ लेते हैं। आजकल एग्जामिनर क्या कर देता है, यहाँ X% लिख देता है। अब आप क्या करोगे कि चीनी का भाव X% बढ़ जाने के बाद चीनी का उपभोग कितने % कम करे ताकि खर्च नहीं बढ़े। तो अगर वो X% ही लिख के सवाल पूछ ले जैसा कि आजकल किया जा रहा है, तो आपको यहाँ ट्रिक पहले से याद होनी जरूरी है, नहीं तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगर यहाँ सीधा X% ही लिख देता वो, तो आपको क्या करना पड़ता, X/100 प्लस माइनस X गुणा 100। अब ये प्लस माइनस X क्यों है सर, अब ध्यान से देखो, 40% बड़ा है ना आपका जो प्रारंभिक, आपको जो X दे रखा है, या आप इसे R कह दो, X कह दो, जो भी कह दो, ये जो आपकी दर दे रखी है ये 40% बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो नीचे प्लस लगाओगे। आप अपने पर्सन से देखोगे, जो आपका जो प्रारंभ में जो आपको दर दे रखी है, आपको जो प्रारंभ में दर दे रखी है वो अगर बढ़ी है, ठीक है, तो आप वहाँ प्लस लगाओगे नीचे, और वो अगर कम हुई है तो आप नीचे क्या लगाओगे, माइनस। अगर ऐसा लिखा होता कि चीनी का भाव 40% कम हो गया तो एक परिवार अपने उपभोग को कितने % बढ़ाए ताकि उनका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है, आप इसी को अगर फॉलो करते हो तो आप ऊपर तो लिखोगे 40 और नीचे 100 में 40 जोड़ के लिखोगे, तो 40/140 × 100। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल अप्रोच है ये, तो घबराने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, काटना तो पड़ेगा ही सर, 0 से 0 कट गया, 2/7, तो ये आ गया आपका 2/7 × 100। अब 2/7 × 100 की क्या करनी है, 2/100 4, ये आपका 28 से 4/7 दिख रहा है, क्यों, ध्यान से देखो। अब जब आपको परसेंटेज पढ़ाया जाता है तो आपको एक बात बताई जाती है, और वो बात ये होती है कि 1/7 × 100 कितना होता है। 1/7 × 100 होता है आपका 14 से 2/7%। कितना होता है, 14 से 2/7%। यहाँ आपको 2/7 × 100 चाहिए। आपको यहाँ आपने काटा 0 से 0 2 बार और 7 बार कट गया, तो 2/7 × 100 क्या है, इसका दुगुना है। तो आप इसका दुगुना करोगे तो इधर भी आप दुगुना कर लोगे, तो 14 का दुगुना कितना हो गया, 28, और इसका दुगुना कितना हो गया, 28 से 4/7%। ये भाई दुगुना करने के लिए इसको भी 2 से गुणा करना, इसको भी 2 से गुणा करना। ये मैं चीज़ें भी बेसिक में सिखा रहा हूँ, जिनको नहीं पता हो शाम को 9 बजे वाली बेसिक वाली क्लास अटेंड करो, ठीक है। चलिए, तो ये अप्रोच थी जिसके साथ आपको ये सवाल हल करना था। क्या गुरुजी ये एक ही अप्रोच है, नहीं, मैं अप्रोच और बता देता हूँ आपको, जो आपको हो सकता है इससे सिंपल भी लगे। अच्छा, ये अगर किसी बच्चे को भारी लगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो 2 को इससे गुणा करेगा, 200 बट्टा में 7 लिख देगा, 7 दूनी 14 लिखेगा, 6 0 7 8 56 बच गया 4, 28 से 4/7% गणना कर लेगा। अगर डायरेक्ट याद है तो याद का थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेना, और नहीं याद है तो फिर आप थोड़ी गणना कर लेना, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सर। अब अगली अप्रोच क्या है हमारी इसके साथ, वो ये है। अगली अप्रोच क्यों जान रहे हम, मैं गुरुजी इतने सारे कॉन्सेप्ट क्यों सीखूँ आपसे।
अगली अप्रोच इसलिए सीखनी है क्योंकि यहाँ 16 से ही 2/3% लिखा होता तो फिर आप ये लगाते तो गणना बहुत ज़्यादा हो जाती, उतनी गणना आप कर नहीं करते। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये कॉन्सेप्ट है, देखो 40% है, बिल्कुल 40% की वर्दी कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है। 40% को 2/5 कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। 2/5 की वर्दी का मतलब कहाँ आ गए? 5 से 7 पे आ गए। तो 5 से आप कहाँ आ गए? 5 से आप 7 पे आ गए, है ना। अब आपको अपरिवर्तित रखना है तो 7 से आपको 5 पे आना पड़ेगा। भाई पहले आप 5 से 7 पे आए तो आपने 5 पे 2 बढ़ाए, अब आप 7 से 5 पे आओगे तो आपको 7 पे 2 की कमी करनी पड़ेगी। अब जो आधार बन जाएगा, नया बेस जो बन जाएगा, नया आधार बन जाएगा जो हर में लिखा जाएगा, जिसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाएगा, वो 7 है। तो आपने 2 की कमी करी किसके ऊपर? 7 के ऊपर। तो 2/7 × 100, तो ये कितना हो गया आपका? ये वही 28 से 4/7% हो गया। बात समझ गए? तो ये अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। ये अप्रोच इसलिए आनी चाहिए कि एग्जामिनर आपसे अगर यही पूछ ले या x लिख के या r लिख के ही पूछ ले तो आप उत्तर क्या दोगे? ये प्लस माइनस दोनों मत लिख देना भाई। जब वर्दी का सवाल हो तो केवल प्लस लिखना। कितना, ये इसने कहा कि चीनी का भाव इतने % बढ़ गया। प्रारंभ में देखेंगे, क्या कहा मैंने? लिखा यहाँ प्रारंभ में देखोगे। अगर प्रारंभ में बढ़ है तो केवल प्लस लिखोगे, यहाँ प्रारंभ में अगर लिखा है कम है तो केवल माइनस लिखोगे, दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ये अप्रोच बताइए, ये अपनी एक बेसिक अप्रोच है, इसको भी आप काम में ले सकते हो। क्योंकि अगर कभी आंकड़ा ऐसा हुआ कि 16 से ही 2/3% बढ़ गया, क्या बढ़ गया? 16 से ही 2/3% की वृद्धि होगी। अगर आंकड़ा ये होता, अब आपको खुद को पता होना चाहिए कि सर 16 से ही 2/3% क्या होता है। सब चीज़ें सिखाई हुई है आपको कि 33 से ही 1/3% का आधा होता है। 33 से ही 1/3% होता है आपका 1/3। अच्छा, जिनको नहीं सिखाई है ना, जिनके बेच में जो क्या सर मैंने तो अभी एडमिशन लिया है, मैंने सब चीज़ें कहाँ से सीख ली, तो आप फिर निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनका कोर्स हो गया है लाइव पूरा। अब जो नए बच्चे हैं उनका कोर्स वापस लाइव हो रहा है पूरा, और लाइव वापस वैसे ही होगा। सवाल कुछ चेंज किए जाते हैं, कुछ आंकड़े बदले जाते हैं, कुछ और सवाल ले लिए जाते हैं, लेकिन वो आपको वैसे के वैसे पूरा कराया जाता है। रिवीजन के तौर पे नहीं कराया जाएगा, आपको कंप्लीट ही पढ़ाया जाएगा, वो आप निश्चिंत रहिएगा उसके लिए, ठीक है ना। तो 33 से 1/3%, इसको आप क्या बोलते हो? 1/3 बोलते हो। इसका जस्ट आधा होता है 16 से ही 2/3%। क्या होता है? 16 से ही 2/3%। इसको आप बोलते हो 1/6, है ना। एक बात ध्यान रखना, इसका आप आधा कर रहे हो, किसी भी संख्या का आधा करना होता है उसको आधा से गुणा करना। इसको आपने आधा से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 1/6। तो इसका आधा होता है 16 से 2/3%, जिसे हम 1/6 बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम 1/6 बोलते हैं। अब सवाल कह रहा है 1/6 की वृद्धि हो गई, तो 6 से आप कहाँ आओगे? 6 से आप 7 पे आओगे, और 6 से 7 पे आओगे तो वापस क्या करना पड़ेगा? वापस आपको कमी करनी पड़ेगी, 7 से 6 पे आना पड़ेगा, और 7 से 6 1/7 × 100 की कमी होगी। और ये भी आपने सीखा था क्या होता है? 14 से ही, और नहीं तो 100/7 करके देख लो, नहीं तो 14 से 2/7% ही होता है। तो जब ऐसा आंकड़ा आ जाता है तो आपका यही मेथड सबसे अप्रोप्रिएट होता है, सबसे कम समय में इससे उत्तर आता है। क्या सर ऐसा आ जाता है तो उससे होता ही नहीं? क्या होता है? इंटेलिजेंट बच्चा तो कुछ भी कर लेता है। देखो ध्यान से, इंटेलिजेंट बच्चा तो ऐसा कर लेगा कि 16 से ही 2/3% लिखा है सर, 100 बढ़ेगा तो 116 से ही 2/3% हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। गुणा 100 करना, ये करना। अब इंटेलिजेंट बच्चे से मतलब है जिसकी गणित बहुत अच्छी है, वो तो इसमें भी गेम निकाल देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जल्दी जल्दी गुणा कर लेगा। 16 × 48 50, 50/3। देखो परसेंट से परसेंट तो कट गया, बिल्कुल कट गया। अच्छा, परसेंट तो अपने को लिखना भी नहीं था उसमें, अपने को वैसे उसमें परसेंटेज लिखना भी नहीं था। ये लो 16 × 48 50, 50/3। 16 × 48 48, देखो 348, ठीक है ना। 350 बटा, ऐसे करके कर लेते हैं आप, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी गणना कैसी है। लेकिन आप सिंपल अप्रोच जो है ना, जो किसी चीज़ में अगर सिंपल चीज़ है, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से वापस सुन लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का मतलब ये नहीं है कि एक स्लाइड में मैं आपको पुराने सवालों के जवाब दे दूँ बस, ठीक है, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, ये कर दूँ, या फिर मैं आपको है ना क्या कहते हैं ना एक मेथड बता दूँ, या मैंने आप कह दिया ऑप्शन से हो गया काम चल गया। मैं आपको हर अप्रोच बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ आप हर अप्रोच को सीखो। बात समझने आ रही है ना, क्योंकि अलग अलग जगह कैलकुलेशन के हिसाब से अप्रोच लगती है। सर वो मेथड तो बहुत सिंपल है, और वो मेथड सिंपल है उस गणना के साथ, गणना चेंज होगी, वो मेथड सिंपल नहीं होएगा। अगर आप, मैं तो सर एक ही मेथड हमेशा फॉलो करता हूँ, मैं तो सर माना 100 से ही करता हूँ, तो फिर आपकी गलतफहमी है। तो फिर आप घर बैठ के प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो कैलकुलेशन जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन के स्टेप आपको चूज करने पड़ेंगे और सही निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए आजकल की प्रतियोगिता, बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल की जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी है ना, वो तलवार की धार पे चलने के बराबर है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मायूस नजर आते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, निरंतरता से जो मेहनत करते हैं ना, और हार्ड वर्किंग वे में जो मेहनत करते हैं ना, वो सफल जरूर होते हैं इस काम में। ठीक है, चलिए।